नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योति आईएएस क्लासेज में। मैं केशव स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं कि आज इतने दिनों के बाद मैं कल डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी और कुछ कल आंधी और तूफान की वजह से लैपटॉप भी चार्ज नहीं था, तो इसीलिए आपके सामने क्लास नहीं ले पाया। और भी बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो ये भी जो आपकी दृष्टि आईएएस है, जो कि दिल्ली में एक जानी मानी इंस्टीट्यूट है, तो ये उसके नोट्स हैं। तो मुख्य सचिव के स्थानांतरण संबंधी मुद्दे, हम पहले टॉप पे चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं डेली न्यूज। तो सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बेबी सिक्विड्स और ट्रांडिग्रेंट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना। तो इसमें टैग्स क्या आपके, ये GS3 है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, वैज्ञानिक नवाचार और खोज है। तो चर्चा में क्यों है? नासा है जो, उसने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के संचालन के लिए बेबी सिक्विड्स और ट्रांडिग्रेंट्स, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की योजना बना रहा है। जो नासा है वो विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के संचालन के लिए किसको भेज रहा है? बेबी सिक्विड्स और ट्रांडिग्रेंट्स, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है। कहाँ पे भेज रहा है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो ये दोनों जंतु अलग अलग वैज्ञानिक अध्ययनों का हिस्सा है। स्पेस फ्लाइट के वातावरण में ट्रांडिग्रेंट्स, जो वाटर बियर का व्यवहार है, और ट्रांडिग्रेंट पृथ्वी पर उच्च दबाव, तापमान और विकिरण जैसी चरम परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रख सकते हैं। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का सिक्विड और लाभकारी रोगाणुओं के बीच संबंधों पर प्रभाव। सिक्विड उमामी पशु सूक्ष्मजीवी के बीच परस्पर क्रिया पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की समझ। ये एक इस अध्ययन का एक हिस्सा है जो लाभकारी रोगाणुओं और उनके पशु होस्ट के बीच परस्पर क्रिया पर स्पेस फ्लाइट के प्रभावों की जांच करता है। अध्ययन का महत्व क्या है? तो होस्ट सूक्ष्मजीव संबंध है। तो पहला बिंदु क्या है? पृथ्वी पर यह जानवरों और लाभकारी रोगाणुओं के बीच जटिल संबंधों को बचाने और यहाँ तक कि बेहतर मानव स्वास्थ्य तथा कल्याण सुनिश्चित करने के तरीके खोजने में मदद करेगा। यह अंतरिक्ष एजेंसियों की लंबी अवधि के मिशनों पर पड़ने वाले प्रतिकूल होस्ट सूक्ष्मजीव परिवर्तनों से अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का बेहतर उपाय विकसित करने में मदद करेगा। लंबी अंतरिक्ष उड़ानें। टांड्रीगेट्स पर किए गए अध्ययन से शोधकर्ताओं को उनकी कठोरता का करीब से अध्ययन करने और संभवतः उन जीवों की पहचान करने का अवसर मिलेगा जो इन्हें अत्यधिक लचीला बनाते हैं। यह अध्ययन सुरक्षित तथा लंबी अंतरिक्ष उड़ानों में मदद करेगा। इसी तरह ज़ेब्रा फिश पर हाल के एक शोध ने प्रदर्शित किया है कि कैसे प्रेरित शीत निद्रा अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष के तत्वों, विशेषकर विकिरणों से मनुष्य की रक्षा कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है क्या? दोस्तों, ये आपको मतलब पूरा आपको ये याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह एक योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो लो अर्थ ऑर्बिट में मानव निर्मित सबसे बड़ा ढांचा माना जाता है। इसका पहला हिस्सा वर्ष 1998 में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। यह लगभग 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और प्रतिदिन पृथ्वी की 15.5 परिक्रमाएं पूरी करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। नासा, रोस्कामस रूस, जाक्सा जापान, ESA यूरोप, CSA कनाडा। ये है क्या? ये मतलब जो
साइंटिस्ट मतलब जो अंतरिक्ष स्टेशन टाइप में, जैसे हमारे इंडिया में इसरो है स्पेस का, वैसे ही अमेरिका में नासा है, रूस में रास्कास्मास है, जापान में जाक्सा है, यूरोप में ईएसए है और कनाडा में सीएसए है। हालांकि इसके स्वामित्व और उपयोग को अंतर सरकारी संधियों और समझौतों के माध्यम से शासित किया जाता है। यह एक माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया जाता है, जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, मानव विज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कारण ही लो अर्थ ऑर्बिट में निरंतर मानवीय उपस्थिति संभव हो पाई है। इसके वर्ष 2030 तक संचालित रहने की उम्मीद है। हाल ही में चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसे वर्ष 2022 के अंत तक पूरा करने की उसकी योजना है। तियानाहे या हार्मनी ऑफ द हेवेंस नामक इस मॉड्यूल को चीन के सबसे बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B से लॉन्च किया गया है। भारत भी आगामी 5 से 7 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व संबंधी प्रयोगों का संचालन करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब आपने जो ये न्यूज़ पढ़ी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और ये आपका जो जीएस थर्ड है, ये उसमें आपका ये मेंशन है और साथ ये आपका करंट इवेंट और करंट अफेयर में इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे क्या है, ये इंडियन पॉलिटी का है जो आपके जीएस सेकंड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुख्य सचिव के स्थानांतरण संबंधी मुद्दा है। प्रीलियम्स के लिए इसमें क्या है, कैबिनेट की नियुक्त समिति, अखिल भारतीय सेवाएं, मृत्यु से सेवानिवृत्ति लाभ और संघ लोक सेवा आयोग है, ये उसका है। मुख्य सचिव दोस्तों आपको पता होगा कि मुख्य सचिव कौन कौन बनता है। एक मिनट, सॉरी। जो मुख्य सचिव है वो आपका आईएएस ही बनता है। अगर आपको इसकी नॉलेज होगी यूपीएससी के पैटर्न की तो आपको पता लग जाएगा। जो 21 साल का जो भी मतलब 21-22 साल का जो भी आदमी अगर आईएएस लग जाता है, जो बच्चा जो छात्र 21-22-23 साल तक जो भी लग जाता है, वो लास्ट में जाके वो भारत सरकार में वो मुख्य सचिव के पद पर लग जाता है। क्योंकि जो मुख्य सचिव है इसके लिए कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं, जो लगभग 25 साल तक हमें मतलब एक आईएएस होना चाहिए, उसके बाद ही हम मुख्य सचिव बन सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है ये इतना ही है। तो मुख्य सचिव आप बन सकते हैं अगर आप 22-23 साल तक अगर आप आईएएस बन जाते हैं। वहाँ उसके बाद में थोड़ा स्कोप कम हो जाता है, उसके बाद आप मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते। आप उसके बाद एक डीएम डीसी या मान लो किसी जो भी मतलब विभाग है उसके आप हेड हो सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव नहीं बन पाते हैं। तो क्या है ये मेंस के लिए क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका, मुख्य सचिव की नियुक्ति, पदासिद्धि, कार्यकाल, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका एवं कार्य। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, ये यूपीएससी है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चर्चा में क्यों है, तो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा पश्चिम बंगाल का जो मुख्य सचिव है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वह पूर्व आदेशानुसार नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो डीओपीटी है उसको रिपोर्ट करने में विफल रहा है। तो जो कैबिनेट की नियुक्त समिति है उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईएएस है वो कैडर, भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है जो कैडर नियम 1954 के नियम 6(1) के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचिव की सेवाओं की नियुक्ति प्लेसमेंट ऑफ सर्विस को मंजूरी दे दी है। एसीसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और गृह मंत्री इसका सदस्य होता है। प्रमुख बिंदु क्या है, जो राज्य का मुख्य सचिव है तो उसकी नियुक्ति है वो मुख्य सचिव का चुनाव मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, और चूंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश से होती है इसीलिए इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। पदासिद्धि,
मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी है भारतीय राज्यों और केंद्रीय प्रदेशों की सिविल सेवाओं का वरिष्ठतम पद है। ये देख लो आप, सिविल सेवाओं का वरिष्ठतम पद है कौन? मुख्य सचिव। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा की समन्वय या काडर पद है। जो आईएएस है उसके उस सेवा से है ये। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कार्यकाल, मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर किया गया है, रखा गया है। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विस है वो क्या है? जो स्वतंत्रता पूर्व है दोस्तों, आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आपको बता दूं कि ये पहले आईसीएस थी, जो मतलब जो ब्रिटिश शासन है ये उसकी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ थी। अब ये आईएएस हो गई है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ये पहले आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस, हालांकि अब भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो पहले आईसीएस थे वो मेरे को याद है वो हमारे श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन उन्होंने वो आईसीएस की नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मतलब मैं ऑफिसर बन के मतलब अपने भारत के लोगों पर ही जुल्म ढाऊं, तो उन्होंने वो आईसीएस की जॉब छोड़ दी थी। तो भारतीय सिविल सेवा के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ इंपीरियल पुलिस व्यवस्था भी थी। स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों क्या हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की जरूरत पड़ी, ऑल इंडिया सर्विस की जरूरत पड़ी। संवैधानिक प्रावधान, केंद्र और राज्यों के लिए एक समान या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है? एक समान या एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन करना। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है जो आईएएस है, और जो भारतीय पुलिस सेवा है इंडियन पुलिस सर्विस का गठन भारत संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 312 में आईएएस और आईपीएस का गठन किया गया है संसद के द्वारा। संविधान की घोषणा के पश्चात वर्ष 1996 में एक नई अखिल भारतीय सेवा अर्थात भारतीय वन सेवा का गठन भी किया गया था। 1966 में कौन सी सेवा लॉन्च हुई थी? आईएफएस। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा है। भर्ती और पोस्टिंग दोस्तों इसकी कैसी होती है? तो केंद्र द्वारा इन सेवाओं हेतु सदस्यों की भर्ती की जाती है। आपको पता होगा जो यूपीएससी की जो भी वैकेंसी निकलती है वो ज़्यादातर मतलब केंद्र सरकार के द्वारा होती है। जो मतलब आपकी पीसीएस है जो मतलब सर्विस है कुछ, वो आपकी नहीं होती। बाकी यूपीएससी जो आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम है ये आपका केंद्र सरकार के उसमें आता है, परंतु इनकी सेवाएं विभिन्न राज्य समरंगों में दी जाती है। मतलब दोस्तों उसके बाद हमें कैडर मिल जाता है, और वो कैडर जैसे मान लो हरियाणा मिला है, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भी मिल सकता है। और उनके लिए राज्य तथा केंद्र दोनों के अधीन सेवा देने का दायित्व होता है। तो वो केंद्र के लिए भी सेवा देगा, राज्य के लिए भी सेवा देगा। अखिल भारतीय सेवाओं का यह पहलू भारतीय संघ के एकात्मक चरित्र को मजबूती देता है। नियंत्रण प्राधिकरण क्या है? कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय आईएएस के लिए संरंग नियंत्रण प्राधिकरण है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कैडर नियंत्रित प्राधिकरण है। 3 अखिल सेवाओं में भर्ती संबंधी संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाती है। जो तीनों है, जो आईपीएस है, आईएएस है या आपका फॉरेस्ट है, वो इन सब की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है। और भी कई चीज़ें, इन अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें राज्य आवंटित किया जाता है। तो उनको राज्य बांट दिया जाता है, भाई आप राजस्थान जाओ, आप हरियाणा जाओ, आप मध्य प्रदेश जाओ, आप महाराष्ट्र जाओ। तो उन्हें कुछ साल का ही मिलता है, 7 या 8 साल का। अगर वो चाहें तो बीच में अपना होम कैडर को चुन सकते हैं, अपना गृह राज्य, उसमें भी आपको अपने जो जिला है, जो खुद का जो जिला है उससे दूर ही रहना पड़ेगा। तो जो आईएएस का जो कैडर नियम है वो क्या है? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के प्रभावी होने के पश्चात 1954 में आईएएस कैडर के लिए नियम बनाया गया। संरंग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, जो कैडर है
आईएएस संवर्ण नियमों के अनुसार एक अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सेवा के सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। असहमति का प्रावधान: किसी भी असहमति के मामले में प्रकरण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। केंद्र को अधिक विवेकाधीन अधिकार देने वाले प्रतिनियुक्ति के मामले में उक्त नियम मई 1969 में जोड़ा गया था। सेवा का विस्तार क्या है? मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ DCRB का जो नियम 16(1) में कहा गया है कि सेवा का एक सदस्य जो बजट संबंधित कार्य करता है या एक समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करता है जिसे एक छोटी अवधि के भीतर समाप्त किया जाना है, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से जनहित में 3 महीने से अधिक अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया जाए। किसी राज्य के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त अधिकारी के लिए यह विस्तार अवधि 6 महीने की हो सकती है। प्रतिनियुक्ति में वरीयता सहमति आवश्यक: AIS ऑल इंडिया सर्विस के किसी अधिकारी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाए जाने से पूर्व उसकी सहमति आवश्यक है। और जो TOPT में जो स्थापित अधिकारी राज्य सरकारों से नामांकन आमंत्रित करते हैं, एक बार नामांकन प्राप्त होने के पश्चात एक पैनल द्वारा उनकी पात्रता की जांच की जाती है और फिर एक प्रस्ताव सूची तैयार की जाती है जो परंपरागत रूप से राज्य सरकार के साथ साझा की जाती है। केंद्रीय मंत्रालय और कार्यालय प्रस्तावित अधिकारों की सूची में उसे चुन सकते हैं। आदेश अस्वीकार करने पर कौन सी कार्रवाई होगी? अखिल भारतीय सेवा है जो वो अनुशासन और अपील का जो नियम 1969 ऐसे मामलों के संदर्भ में सजा या दंड के प्रावधान स्पष्ट नहीं है। जो दंड प्राधिकरण है वो की है नियम 7 में यह प्रावधान है कि कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा जबकि वह राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा था। तो ये दी हिंदू का स्रोत है ये। और दोस्तों आपको बता दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके जो जीवन है उसमें ये वैसे भी ये काम आएगा, आपको पता होना चाहिए। जो मुख्य सचिव है उसके स्थानांतरण संबंधी मुद्दा है, जो IAS क्या होता है और जो ICS है वो क्या होता था पहले, हमारे पहले ICS कौन थे, तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानना होगा। अब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो IR है, ये आपका GS सेकेंड का चैप्टर है। तो विदेश मंत्री की US यात्रा है। प्रीलिम्स के लिए क्या है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए है लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, औद्योगिक संबंध अधिकार, इंडो पैसिफिक ग्लोबल टास्क फोर्स क्या है ये, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, आप देख भी लेना। उसके बाद क्वाड और मालाबार अभ्यास। और आपका मेंस के लिए है भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की भूमिका, भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं, व्यापार, रक्षा, भारतीय प्रवासियों का आवास का योगदान, कोविड महामारी में भारत को अमेरिकी सहयोग चर्चा में क्यों है ये। हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री है उसने अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी संसद है जो अमेरिकी लॉ मेकर्स है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव, सुरक्षा ना संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इससे पूर्व कोविड-19 महामारी के लिए टीकों की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू क्रियान्वयन तथा महामारी से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य टेलीफोन पर बातचीत हुई। भारत ने लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भी भाग लिया जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। प्रमुख बिंदु क्या थे इसके, जो क्षेत्रीय इंडो पैसिफिक या वैश्विक मुद्दे, अफगानिस्तान और भारत के रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को और विकसित करना था, वैक्सीन सहयोग, समकालीन सुरक्षा चुनौती, कुशल और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के लिए समर्थन, US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग, ये USIBC US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे जो निजी क्षेत्र है 40 कंपनियों के एक संघ के माध्यम से कार्यरत है जिसे महामारी प्रतिक्रिया के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स कहा जाता है, जो भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना और राहत कार्यों को जारी रखने के लिए अन्य तरीकों का समर्थन करता है। वर्ष 1975 में
USBIC का गठन किया गया, जो US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग है उसका गठन किया गया। कब किया गया? 1975 में। इसकी स्थापना भारत और अमेरिका दोनों के निजी क्षेत्रों में निवेश प्रवाह बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक सलाहकार संगठन के रूप में की गई थी। जो इसमें भारत का रुख है वो क्या है? कोविड-19 की विनाशकारी लहर से मुकाबला करने हेतु और भारत की सहायता के लिए अमेरिका समर्थित प्रयासों में अमेरिकी सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रणनीतिक साझेदारी की अवसंरचना में व्यापार, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग मुख्य रूप से शामिल है, जिन्हें कोविड पश्चात आर्थिक सुधार के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। भारत ने औद्योगिक संबंध अधिकार IPR है उसके मुद्दे, कुशल और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समर्थनों पर अमेरिका के सकारात्मक रुख का स्वागत किया है। अब अमेरिका का रुख क्या है? दोनों देश एक साथ कोविड-19 का सामना करने हेतु जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती से निपटने, क्वाड और संयुक्त राष्ट्र में अन्य संस्थानों के माध्यम से क्षेत्र और विश्व के चारों ओर व्यापक क्षेत्र के कई चुनौतियों से निपटने हेतु प्रत्यक्ष साझेदारी के लिए तैयार है। आपसी सहयोग, लोगों के बीच आपसी संबंध और साझा मूल्य अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी की नींव है, जो महामारी को समाप्त करने में मदद करते हैं। हम स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व प्रदान करते हैं। सहयोग का स्वागत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका से भारत को राहत सामग्री के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। और भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? जो रक्षा है उसमें क्या हुआ? भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए और क्वाड के 4 देशों के गठबंधन को भी औपचारिक रूप दिया है। इस गठबंधन को हिंद प्रशांत में चीन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत अमेरिकी रणनीतिक संबंधों में कुछ बिंदु को प्रदर्शित किया। यह 13 वर्षों में पहली बार था कि क्वाड के सभी 4 देश एक साथ चीन को प्राथमिक का संदेश भेज रहे थे। भारत के पास जब अफ्रीका में जो जिबूती है से लेकर प्रशांत महासागर में गुआम तक अमेरिकी ठिकानों तक पहुँचे, यह अमेरिकी रक्षा उपकरणों में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक तक भी पहुँच सकता है। व्यापार का क्या है? जो पिछली अमेरिकी सरकार ने है उसने भारत के विशेष व्यापार का दर्जा समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एक और चीज़ था, मेरे अभी ध्यान में नहीं है, जो वीजे का ही था कुछ, मतलब पहले क्या था कि लिमिटेड आदमियों को मतलब वहाँ पर रहने के लिए वीज़ा दिया जाता था, जॉब के लिए, और भी मतलब कई चीज़ थे ये पहले, लेकिन अभी ये 2-3 साल से ये बंद थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो ये भारतीयों को जॉब के लिए बुलाते भी नहीं थे, बहुत ही कम बुलाते थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। और जो भारतीय प्रवासी है, अमेरिका में सभी क्षेत्रों में भारतीय डायस्पोरा की संख्या या उपस्थिति में वृद्धि हो रही है। उदाहरण स्वरूप अमेरिकी की वर्तमान उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस है, उसका भारत से गहरा संबंध है, वो मतलब भारतीय मूल की है बताई। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन में भारतीय मूल के अनेक लोग मजबूत नेतृत्व पदों पर नियुक्त हैं। कोविड सहयोग क्या है? जो पिछले वर्ष को अमेरिका कोविड जैसे घातक महामारी का सामना कर रहा था, तो भारत ने महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति की और देश की मदद के लिए निर्यात प्रतिबंधों में ढिलाई दी। शुरुआती समय में अमेरिका ने भारत को आवश्यकता पड़ने पर मदद करने में झिझक दिखाई, लेकिन अमेरिका ने जल्द ही अपना रुख बदलकर भारत को राहत सामग्री पहुंचा दी। आगे की राह क्या है? विशेष रूप से दोनों देशों में चीन विरोधी भावनाओं का विस्तार होने के परिणाम स्वरूप देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार वार्ता को विभिन्न गैर टैरिफ बाधाओं के समाधान में और अन्य बाजारों तक पहुंच स्थापित करने वाले सुधारों पर जल्द से जल्द ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समुद्री क्षेत्रों में चीन का सामना करने के लिए भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी और अन्य भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि नेविगेशन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखे जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्रता और न कोई स्थायी शत्रु, इसे केवल स्थायी हित परिलक्षित होते हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत को रणनीतिक हेजिंग या प्रतिरक्षा की अपनी विदेशी नीति को जारी रखना चाहिए। उसके बाद है शासन व्यवस्था, ये आपका जी ये सेकंड में ही आता है, ये आपका पॉलिटी का ही है।
केंद्र द्वारा नागरिकता आवेदन से संबंधित शक्तियों का विस्तार। जो प्रीलिम्स के लिए क्या है, नागरिकता आ गई, नागरिकता अधिनियम आ गया 1955, नागरिकता नियम 2009 आ गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, देशीकरण द्वारा नागरिकता। और मेंस के लिए क्या है, नागरिकता प्रमाण पत्र देने से संबंधित शक्तियां तथा इसके विस्तार की आवश्यकता। चर्चा में क्यों है, चर्चा में दोस्तों हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने 5 राज्य के अधिकारियों को मौजूदा नियम के तहत नागरिकता आवेदन से संबंधित शक्तियां प्रदान करते हुए एक अधिसूची जारी की है। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के तहत जारी किया गया, न कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, क्योंकि इसके नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं। प्रमुख बिंदु क्या है, अधिसूचना के विषय में क्या है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 है उसके अनुसार क्या है, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया गया कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण या देशीयकरण के प्रमाण पत्र देने संबंधित केंद्र की शक्तियों का प्रयोग जो कलेक्टर है, जो जिला मजिस्ट्रेट है, जो IAS होता है और ये PCS के भी द्वारा हो सकता है, जो DM होते हैं उसके द्वारा की जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक साधारणतः निवास करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उसके किसी शक्ति का प्रयोग किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। अपवाद क्या है, हालांकि धारा 10 है, जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण व्यक्ति को दिया जाना, ये आपकी धारा 10 और धारा 18 देशीयकरण प्रमाण पत्र का रूप में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। इसने फरीदाबाद और जालंधर को छोड़कर हरियाणा और पंजाब के गृह सचिवों को भी समान अधिकार दिए हैं। फरीदाबाद और जालंधर दोनों जिलों को छोड़कर हरियाणा और पंजाब के गृह सचिवों को भी समान अधिकार दिए हैं। राज्य और जिले क्या हैं, राज्यों के 13 जिलों के कार्यालय तथा शक्तियाँ विस्तारित की गई है, जो इस प्रकार है। गुजरात में आपका मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा, छत्तीसगढ़ दुर्ग, बलौदा बाजार, राजस्थान जालोर, उदयपुर, बाड़ी, बाड़मेर, सिरोही, हरियाणा में आपका फरीदाबाद आ जाता है, पंजाब में आपका जालंधर आ जाता है। विस्तारित शक्तियाँ, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के नागरिकता आवेदन को स्वीकार करने, सत्यापित करने तथा स्वीकृत करने की शक्ति शामिल है। इसमें शामिल किए जाने वाले समुदायों के रूप में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को सूचीबद्ध किया गया। सरकार ने वर्ष 2018 में कुछ जिलों के संबंध में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के कलेक्टर तथा गृह सचिवों को समान अधिकार प्रदान किए गए थे। मतलब कलेक्टर और गृह सचिव दोनों को समान अधिकार प्राप्त किए गए थे। नागरिकता क्या है, नागरिकता के विषय में, नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। भारत में भी अन्य आधुनिक राज्यों की तरह 2 तरह के लोग अर्थात नागरिक और विदेशी रहते हैं। नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठावान है। इन्हें सभी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। नागरिकता निषेध का एक अधिकार है, निषेध का एक विचार है, क्योंकि इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता। नागरिकता प्रदान करने के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, जहां जस जोशी जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, वहीं जस जागुइन सिंह रक्त संबंधों को मान्यता देता है। मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के समय से ही भारतीय नेतृत्व जस सोली की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में है। जस सांगुइनिस के नस्लीय विचार को भी संविधान सभा ने खारिज कर दिया, क्योंकि भारतीय लोकाचार के खिलाफ था। और जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया, यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया संघ सूची, और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणी का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए इन अनुच्छेदों को संविधान को अपनाते हुए 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और जो नागरिकता अधिनियम 2019 उसके प्रमुख प्रावधान क्या है, पहली बात तो धर्म के आधार पर नागरिकता जो इस विधेयक में है, ये प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वो अवैध प्रवासी नहीं है, वो इंडियन है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, जो 31/2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले हैं। कौन कौन देश के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी, ईसाई और जो गैर मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया। इसका तात्पर्य क्या है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रवासी जो संशोधित अधिनियम में उल्लेखित समुदाय के अलावा किसी अन्य समुदाय के नागरिकता के लिए पात्र नहीं होंगे। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। लेकिन जो मुस्लिम है उनको इससे बाहर रखा गया है। अपवाद क्या है? इस अधिनियम के प्रावधान 2 क्षेत्रों यानी इनर लाइन द्वारा संरक्षित राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र आए हैं और इनर लाइन द्वारा संरक्षित राज्य जो है उन पे ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट क्या है? यह एक विशेष प्रकार का परमिट है जिसे लेने के लिए भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों को इसके द्वारा संरक्षित राज्य में प्रवेश करने पर होती है। एक राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया यह परमिट दूसरे राज्य में वैध नहीं होता है। और जो 6ठी अनुसूची है उसमें क्या है? इसमें कुछ पूर्वोत्तर के राज्य थे, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। यह इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। और जो देशीकरण द्वारा नागरिकता है वो कैसे है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदकों को पिछले 12 महीनों से लगातार और साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा होना चाहिए। यह अधिनियम निर्देशित 6 धर्मों और उपयुक्त 3 देशों से संबंधित आवेदकों के लिए भारत में 11 वर्ष रहने की शर्त को 5 वर्ष करता है। OCI का पंजीकरण रद्द करना। इस अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ आधार पर जो प्रवासी भारतीय नागरिक है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI है उसके पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। यदि जो प्रवासी भारतीय नागरिक है वो पंजीकरण में कोई उसकी धोखाधड़ी सामने आती है, यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर जो OCI कार्ड धारक है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। यदि प्रवासी भारतीय नागरिक जो OCI है उसने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रबंधों का उल्लंघन किया हो, हालांकि इन कार्ड धारकों को सुनवाई का मौका दिया जाने तक OCI रद्द करने का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। ये ओवरव्यू है हमारा, ये स्रोत थे इंडियन एक्सप्रेस के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करना। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते क्या हैं, मैं उसी टाइप से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।